नमस्ते दोस्तों। क्या हो अगर यह कहा जाए कि अगर नेपाल में जो हाल की राजनीतिक उथल पुथल हुई है वह केवल घरेलू सत्ता संघर्ष मात्र नहीं थी तो क्या उचित होगा? जी हाँ, असल में नेपाल की वर्तमान वामपंथी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से जो वहाँ के पीएम बने हैं केपी ओली, वो चीन के साथ गुपचुप साठगांठ कर रहे हैं और उनका काम जो है चीन के सपोर्ट से ही होता आ रहा है। चाहे वो एक बेकार का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल का चीन के साथ एग्रीमेंट हो और नेपाल को डेब्ट ट्रैप में चीन के जो डेब्ट ट्रैप होती है पॉलिसी उसमें फंसाना हो, इन सब जैसे बड़े बड़े समझौते करके नेपाल को जो है ओली धीरे धीरे चीन के जाल में फंसा रहा था। भारत के भी पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देते हुए ओली जो है वो चीन की मदद से नेपाल को एक डिक्टेटरशिप की तरफ धकेलने की साजिश कर रहा था। आपको याद होगा, चाहे वो भगवान राम पर अनर्गल बयान देना हो या भारत के साथ सीमा विवाद पैदा करना हो, चीन के ही कहने पर ओली भारत नेपाल के रिश्ते में आग भी लगा रहा था। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर, चीन के नेपाल में बढ़ते प्रभाव को देखकर एक और देश काफ़ी चिंतित था, वह था अमेरिका। दोस्तों, उसे पता चल गया था कि अगर नेपाल पूरी तरह से चीन के प्रभाव में चला गया तो यह उसकी साउथ एशिया के रणनीतिक स्थिति के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका को हिमालयन क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक मिलिट्री बेस भी चाहिए और इसीलिए नेपाल पर अमेरिका की जो है वह नज़र हमेशा से बनी रही है। भारत से भी अमेरिका ने कई बार मिलिट्री बेस के लिए गुहार लगाई है, मगर भारत तो है यह सब सुनता नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका ने चुपके से एक रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वह नेपाल में प्लान किया था। BRI प्रोजेक्ट के समझौते के आसपास ही यूएसए ने इसका प्लान किया था और यूएसए का एक राजनयिक है, काफ़ी इनफेमस है, जो डोनाल्ड लू के नाम से जाना जाता है और इसको डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रिजीम चेंजर भी कहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में भी जो रिजीम चेंज हुआ था उसमें इसका नाम आया था और यह पिछले साल ही दिसंबर में नेपाल गया है। और फिर वहीं से आप देखेंगे कि CIA जो नेपाल में एक्टिव भी है ने अपने छोटे छोटे नेपाल में जो उसके स्लीपर सेल होते हैं उसकी मदद से छोटे छोटे प्रोटेस्ट करवा कर लोगों को, खासकर युवा वर्ग को धीरे धीरे इस सरकार के खिलाफ भड़काया है। आप सबको पता होगा कि बीच में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेस्ट जो है महीने 2 महीने पे होते हुए आ रहे हैं नेपाल में। तो और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओली सरकार के जो करप्शन और नेपोटिज्म के मुद्दे हैं उससे तो वहाँ नेपाल की जो जनता है वो त्रस्त है ही, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है ये वह यूथ वर्ग में खासकर रही है और इन समस्याओं ने प्रोटेस्ट की नींव जो है वो पहले से ही तैयार रखी थी। अब दोस्तों, असली कहानी पर आते हैं जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुई है और यह रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है कैसे हुआ है, इसकी पूरी ऑपरेशन की डिटेल जानते हैं। दोस्तों, ओली और चीन को CIA के रिजीम चेंज ऑपरेशन की जानकारी तो लगी गई थी क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो चीन के कहने पर ओली ने नेपाल में CIA के पर कुचलने की एक बड़ी पहल की। सोशल मीडिया पर ही सारे प्रोटेस्ट का खेल जो है वो CIA ऑर्गेनाइज करवा रहा था। और दोस्तों, एक कोर्ट का, नेपाल कोर्ट का एक पहले से पुराना ऑर्डर था कि विदेशी कंपनियां जो हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, वह नेपाल में रजिस्टर करें और कुछ लोकल सेटअप भी रखें। इसी का बहाना लेकर ओली ने सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाया कि वो नेपाल में लोकली रजिस्टर करें और कुछ लोकल सेटअप खोलें, ताकि, और इसके पीछे जो है ओली की असल मंशा यह थी कि वह जो प्रोटेस्ट की जो है सारी जानकारी चुपचाप सोशल मीडिया कंपनियों से मांगकर लीडर्स पर क्रैकडाउन कर सके। बस यहीं CIA ने सोचा कि अब ऐसा हो गया तो सारा खेल ही हाथ से निकल जाएगा और फाइनल रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वह दोस्तों कुछ दिनों पहले लॉन्च कर दिया गया। इसे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट बना दिया गया दोस्तों, पर असल में सारा खेल जो है वह विदेशी फंडिंग, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और गुप्त एजेंट्स के जरिए यह किया गया है। आप देख रहे होंगे कि अचानक से भीड़ आई, भीड़ में प्ले कार्ड्स थे, कुछ लोग मास्क पहने हुए थे
और जो बड़े बड़े पोस्टर्स थे यूथ अगेंस्ट करप्शन के, जिसपे QR कोड भी दे दी गई थी कि लोग जो है QR कोड के जरिए इस मूवमेंट से जुड़ सके इंटरनेट के द्वारा। तो यह सब दिखाता है कि ये तैयारी जो है एक दो दिन में तो नहीं हो पाई होगी, ये पहले से ही करके रखी गई थी। और इसके पीछे कुछ दो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बता दो दोस्तों। एक है बारबरा फाउंडेशन, जो कि NGO है, लेकिन है असल में ये CIA का फ्रंट ही। काफ़ी दिनों से यह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती है, एक वह है। और दूसरा है हामी नेपाल। यह एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही है, NGO है, और इससे विदेशी फंडिंग मिलती रहती है। और इसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को मेनली ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही अच्छा रोल वहाँ पर निभाया। और ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, मगर दो नाम काफ़ी होंगे। तो जो प्रोटेस्ट जो है वो बस सोशल मीडिया के नाम, बैन के नाम पर और ओली के खिलाफ साधारण ढंग से शुरू हुआ था, उसको असली जामा, फाइनल जामा कैसे पहनाया गया दोस्तों, इसे रिजीम चेंज ऑपरेशन में कैसे तब्दील किया गया। क्योंकि भीड़ जो है जब तक वो भड़कती नहीं है और भीड़ को भड़कने का मुद्दा ना दिया जाए, तब तक भीड़ जो है खून खराबा पे उतारू ऐसे नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें साधारण ही लोग होते हैं। तो दोस्तों असल बवंडर तब आया जब गोली चली और निर्दोष प्रोटेस्टर जो है वो मारे गए, भीड़ जो है यहीं से भड़क गई। तो यह काम किया किसने दोस्तों, यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। ओली की ही पार्टी में जो सबसे बड़ा मूल है, उसका होम मिनिस्टर लेखनाथ ही है, जो कि असल में CIO का पिट्ठू है। इसके कहने पर ही गोली चली और विद्रोह जो है रिजीम को, ओली के रिजीम को उठा फेंकने के लिए मुड़ गया। और ओली को गोली चलने की आशा नहीं थी, पर अब तो खेल जो है वो हाथ से निकल गया दोस्तों। ओली ने होम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन इसके बाद तो ले लिया, सोशल मीडिया से बैन भी हटवा दिया, लेकिन लोग जो है पूरी तरह भड़क चुके थे और पार्लियामेंट बिल्डिंग, लीडरों के ऑफिस, घर पर हमले तक हुए हैं। और जो ओली रिजीम है उसको अपदस्थ कर दिया गया दोस्तों अमेरिका का जो लक्ष्य था वह यह था कि ओली को तो सत्ता से हटाना ही है, मगर पूरे नेपाली राजनीति के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाए, ताकि कोई जो पुराने रिजीम का कोई भी व्यक्ति जो है, जो चीन के साथ मिला जुला है, वह आकर नेपाल में कहीं दोबारा से सत्ता ना बना ले और नेपाल जो है वो यथास्थिति में रह जाए और चीन के साथ जो है उसके साठगांठ बने रह जाएं। तो लगभग जो CIA ने प्लान किया था वह तो लगभग पूरा हो चुका है। तो यह है दोस्तों असली कहानी प्रोटेस्ट की और रिजीम चेंज ऑपरेशन की। इसके बाद ओली ने अपनी जान बचाने को, अभी तक जो नहीं जा रही है, उन्होंने सेना से गुहार लगाई है और नेपाल के सेना प्रमुख ने कहा कि पहले रिजाइन कर दें तभी कुछ हो सकता है। तो ओली अभी तक PM पद से रिजाइन कर चुके हैं। सेना उनको और कुछ राजनेताओं को एयरलिफ्ट करके सेफ स्थान पर ले जा चुकी है दोस्तों। इसके बाद कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, हालांकि वो कयास ही हैं। कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं, स्थानीय एक रैपर है उसका नाम आ रहा है, और भी कई नाम आ रहे हैं कि यह जो है इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हैं। सेना का पीछे से जो नेपाल की सेना है उसका प्रभाव जो है दोस्तों काफ़ी अभी रहेगा इस इंटरिम गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। और दोस्तों यहाँ पर जो है लोग यह भी प्रश्न कर रहे हैं कि भारत कहाँ है इस खेल में। तो दोस्तों भारत है, भारत कहीं नहीं गया है, लेकिन अभी उचित समय नहीं है इसकी चर्चा करने का। हमने अपने नेबर्स को मैनेज किया है हमेशा से और यहाँ भी ज़रूर करेंगे, बल्कि हो सकता है कर रहे होंगे। तो कुछ दिन रुकेंगे अभी, क्योंकि ये घटना जो है बहुत ही गर्म है, तो उन बातों पर चर्चा ना ही की जाए तो देश हित में अच्छा होगा। तो अभी यही रुकते हैं, एक अगली वीडियो में जैसे ही कुछ नए डेवलपमेंट्स आते हैं तो वीडियो के द्वारा आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।